नमस्कार, JCERT के DG स्कूल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, पिछली 2 वीडियो में हम लोगों ने कक्षा 6 का सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल की पुस्तक हमारी पृथ्वी में दिए गए अध्याय 6 पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप को पढ़े हैं। बच्चों, इसी अध्याय का अभ्यास में जो प्रश्न दिए गए हैं उसका उत्तर क्या होना चाहिए मैं यहाँ बताऊँगा। इस उत्तर को आप सुनिएगा, देखिएगा और खुद अपने से बिना देखे उत्तर लिखने का अभ्यास कीजिएगा। तो बच्चों, शुरू करते हैं पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप अध्याय में दिया गया अभ्यास। बच्चों, पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और इसका प्रश्न 1 है समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र को क्या कहते हैं। बच्चों, समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र को मैदान कहते हैं। प्रश्न 2, हिमालय और आल्प्स किन पर्वतों के उदाहरण हैं। हिमालय और आल्प्स वलित पर्वतों के उदाहरण हैं, मोड़दार पर्वतों के उदाहरण हैं। प्रश्न 3, खनिज की प्रचुरता किन क्षेत्रों में होती है। खनिज की प्रचुरता पठारी क्षेत्रों में होती है। प्रश्न 4, ज्वालामुखी पर्वत प्रायः किसके आकार के होते हैं। ज्वालामुखी पर्वत प्रायः शंकु के आकार के होते हैं। प्रश्न 5, गंगा का मैदान किसका उदाहरण है। गंगा का मैदान निक्षेपात्मक मैदान का उदाहरण है। तो यह था बच्चों रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब प्रश्न 2, सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत लिखिए। तो पहला कथन है हिमालय भ्रंगशोथ पर्वत है। सोचिए क्या यह कथन सही है या गलत है। बच्चों, हिमालय एक वलित पर्वत है, मुर्दार पर्वत है, यह भ्रंगशोथ पर्वत नहीं है, इसलिए यह कथन गलत है। कथन 2, चट्टानों की काट छाट की प्रक्रिया निक्षेपण कहलाती है। बच्चों, काट छाट की प्रक्रिया अपर्दन कहलाती है, तो यह कथन भी गलत है। कथन 3, तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। यह कथन बिल्कुल सही है। कथन 4, पर्वतीय क्षेत्रों में खनिज की प्रचुरता होती है। बच्चों, पर्वतीय क्षेत्रों में खनिज मिलते हैं लेकिन प्रचुरता तो पठारी क्षेत्र में होता है, इसलिए यह कथन गलत है। कथन 5, मैदानी क्षेत्रों में परिवहन के साधनों का विकास सुगमता पूर्वक होता है। एकदम सही है कि मैदानी क्षेत्रों में परिवहन के साधनों का विकास सुगमता पूर्वक होता है। तो यह था बच्चों सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत लिखिए। ये आपको अपने कॉपी पर लिखना है। अब प्रश्न 3 है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में दीजिए। आपके पुस्तक में जो प्रश्न दिए गए हैं उसका उत्तर एक वाक्य में देना है। तो प्रश्न 1 है प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से हैं। सिर्फ स्थल रूपों का नाम लिख देना है। पर्वत, पठार और मैदान प्रमुख स्थल रूप हैं।
प्रश्न 2, अपर्दन कार्य के मुख्य चरण कौन कौन से हैं? अपर्दन और परिवहन, तोड़ना और उसे बहाकर ले जाना, ये अपर्दन कार्य के मुख्य चरण हैं। प्रश्न 3, विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है? हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है। प्रश्न 4, दर्रा किसे कहते हैं? जिस मार्ग से, जिस रास्ते से पर्वत श्रृंखला को पार किया जा सकता है वह मार्ग या रास्ता ही दर्रा कहलाता है। प्रश्न 5, झारखंड के 2 प्रमुख जलप्रपातों के नाम लिखिए। हुंड्रो और जोन्हा। अब प्रश्न 4 है लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसका उत्तर 20 से 25 शब्द या 4 पंक्ति में दिया जा सकता है। तो पहला प्रश्न है, पर्वत और पठार में क्या अंतर है? पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है जो समुद्र तल से 900 मीटर या उससे अधिक ऊंचा होता है, जबकि पठार धरती का विशिष्ट स्थल रूप है जो समुद्र तल से 300 से 500 मीटर तक ही ऊंचा होता है। तो ये था बच्चों पर्वत और पठार में अंतर। चूंकि लघु उत्तरीय है इसलिए इसका उत्तर संक्षेप में ही देना है। दूसरा लघु उत्तरीय प्रश्न है, पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट करें। पर्वत 4 प्रकार के होते हैं। पहला है वलित पर्वत और इसका उदाहरण है एशिया का हिमालय पर्वत। दूसरा है भृंगशोथ पर्वत और इसका उदाहरण है भारत के मध्य प्रदेश का सतपुड़ा पर्वत। तीसरा है ज्वालामुखी पर्वत और इसका उदाहरण है अफ्रीका का किलिमंजारो। चौथा है अवशिष्ट पर्वत और इसका उदाहरण है भारत की अरावली पर्वत। तो ये था बच्चों पर्वतों के प्रकार उदाहरण के साथ। अब प्रश्न 3 है, भृंगशोथ पर्वत का निर्माण कैसे होता है? जब धरातल का एक बहुत बड़ा हिस्सा पृथ्वी के आंतरिक बलों के कारण टूटकर ऊपर विस्थापित हो जाता है, मतलब अपना जगह बदल लेता है, तो ऐसे पर्वत भृंगशोथ पर्वत कहलाते हैं। चौथा प्रश्न है, मैदानी भागों में जनसंख्या अधिक होती है, क्यों? मैदानी भाग उपजाऊ होता है। समतल होने के कारण आवास का निर्माण आसान होता है और यातायात के साधन भी विकसित हो जाते हैं या आसानी से विकसित किया जा सकता है। यहाँ जल की कमी भी नहीं होती है। इन सब कारणों से मैदानी भागों में जनसंख्या अधिक होती है। अब है प्रश्न 5, अंतर बताना है। पर्वत और पठार में क्या अंतर है? इसके पहले भी लघु उत्तरीय प्रश्न में था कि पर्वत और पठार में क्या अंतर है, तो वहाँ संक्षेप में उत्तर दिया गया था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा विस्तार से यानी कि पूरा उत्तर दिया जाना है। तो पहला वही है कि पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है जो समुद्र तल से 900 मीटर या उससे अधिक ऊंचा होता है, जबकि पठार धरती का विशिष्ट स्थल रूप है जो समुद्र तल से 300 से 500 मीटर तक ऊंचा होता है। दूसरा अंतर है पर्वत का आधार मतलब निचला भाग चौड़ा तथा इसकी शिखर यानी कि चोटी सामान्यतया नुकीला होता है, जबकि पठार का शीर्ष भाग चौड़ा और सपाट होता है। तीसरा अंतर है पर्वत की ढाल साधारणतः तीव्र होती है, खूब तेज ढाल होता है, जबकि पठार में तीव्र ढाल नहीं होता है। दूसरा अंतर आपको बताना है कि उत्खंड और द्रोणी में क्या अंतर है। बच्चों, जब धरातल का एक बहुत बड़ा हिस्सा पृथ्वी के आंतरिक बलों के कारण टूटकर ऊपर विस्थापित हो जाता है तो भृंगशोथ पर्वतों का निर्माण होता है। तो इन पर्वतों में इसके ऊपर उठे हुए भाग को उत्खंड कहते हैं, जबकि नीचे धंसे हुए भाग को द्रोणी कहते हैं। तो आपको अंतर समझ में आया कि जो भाग ऊपर उठ जाते हैं वो उत्खंड हैं और जो नीचे धंसे हुए हैं वो द्रोणी है। तो ये था बच्चों अंतर बताइए। अब प्रश्न 6 है कारण बताएं।
मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं। क्या कारण है कि मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं? बच्चों, मैदान का निर्माण अधिकांशतः नदियों और उसकी सहायक नदियों द्वारा होता है। नदियां अपने साथ उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी लाती है और मैदानी भागों में इसकी प्रवाह माने बहने की गति धीमी हो जाने के कारण मिट्टी को वहाँ बिछा देती है, फैला देती है और यह प्रक्रिया सालों साल होते रहता है, लगातार चलते रहता है। तो इस कारण वहाँ उपजाऊ मिट्टी बना रहता है, उपजाऊपन वहाँ की मिट्टी में रहता है। और दूसरी बात है कि नदियाँ वहाँ बहती है, इसलिए सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में जल मिल जाता है। तो इन्हीं 2-3 कारणों से यहाँ मतलब मैदान बहुत उपजाऊ होता है। कारण बताएं के अंतर्गत दूसरा प्रश्न है कि पठारों में खनिज की प्रचुरता होती है। क्या कारण है कि पठारों में बहुत खनिज मिलता है? बच्चों, पठारों का निर्माण प्राचीनतम यानी कि पुराने चट्टानों से होता है और प्राचीनतम चट्टान खनिजों से ही बने होते हैं, या कहें कि खनिजों के ही चट्टान होते हैं। तो यही कारण है कि इसमें खनिज की प्रचुरता होती है, बहुत ज़्यादा खनिज पठारों में मिलता है। अब बच्चों, प्रश्न 7 है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में ऐसे प्रश्न हैं जिसका उत्तर पूरे पाठ से आपको लेना होगा। पूरे पाठ में जो आप पढ़े हैं उसको आपको ही अपनी सोच से इनका उत्तर लिखना है। इससे आपका लिखने की क्षमता बढ़ेगी और आपको लाभ होगा। तो पहला प्रश्न है पर्वत, पठार और मैदान की उपयोगिता का विस्तृत वर्णन कीजिए। मैंने तीनों का उपयोगिता बताया है कि पर्वत का क्या लाभ है, पठार से क्या लाभ है और मैदान से क्या लाभ है। तो इन्हीं तीनों लाभ को अपने शब्दों में आपको लिख देना है। दूसरा है पृथ्वी के स्थल रूपों के निर्माण की प्रक्रियाओं का वर्णन कीजिए। तो पृथ्वी के स्थल रूप, पर्वत, पठार और मैदान का निर्माण किस तरह से होता है, ये आपको अपने शब्दों में बतलाना है। तो बच्चों, इन 2 प्रश्नों का उत्तर आप जरूर लिखिएगा और अपने विषय शिक्षक को जरूर दिखलाइएगा। प्रश्न 8 है यानी कि परियोजना कार्य आपको 8 नंबर में दिया गया है, प्रोजेक्ट वर्क दिया गया है और प्रोजेक्ट वर्क को आप करते हैं तो इस अध्याय की समझ तो होगी ही और आपको मज़ा भी आएगा। तो पहला है कि विश्व के मानचित्र पर जो यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित को संकेत के माध्यम से दर्शाएं। पहला है हिमालय पर्वतमाला, दूसरा आल्प्स पर्वत, तीसरा किलिमंजारो और चौथा है दक्कन पठार। तो बच्चों, आप विश्व के मानचित्र पर इन पर्वतों का स्थान दिखलाइएगा कि ये कहाँ पर स्थित हैं। दूसरा प्रोजेक्ट वर्क है चार्ट पेपर पर पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूपों का प्रदर्शन अलग अलग रंगों से करें। बच्चों, सबसे पहली वीडियो में अध्याय की पहली वीडियो में मैंने जो चित्र पहले दिखाया है वह चित्र आपके पुस्तक में है, तो उसी को आपको चार्ट पेपर में बेहतर ढंग से बनाना है। अब ये तीसरा काम है वर्ग पहेली दिया गया है। बच्चों, बहुत मज़ा आएगा इसको बनाने में। इसमें आपको सबसे पहले बाएं से दाएं भरना है और उसमें 4 खाने को भरना है, फिर ऊपर से नीचे आपको 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बाएं से दाएं और 1 नंबर में आपको भरना है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत। तो आइए देखते हैं विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत बाएं से दाएं 1 नंबर में क्या हो सकता है। तो देखा बच्चों कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत 1 नंबर में हिमालय है। अब बाएं से दाएं में ही दूसरा है अपर्दन का एक कारक। इनमें से अपर्दन का एक कारक कौन सा है? तो अपर्दन का एक कारक नदी है। ये हमने बाएं से दाएं भर दिया। अब बाएं से दाएं में तीसरा है एक स्थल रूप। तो 3 नंबर यहाँ पर है, देखिए एक स्थल रूप कौन सा है? पर्वत है एक स्थल रूप। अब बाएं से दाएं का चौथा है पर्वत का एक प्रकार। तो देखिए 4 नंबर में भरना है पर्वत का एक प्रकार। पर्वत का एक प्रकार है अवशिष्ट पर्वत। तो ये हो गया
बाएं से दाएं का 4 प्रश्नों का उत्तर। अब चलिए ऊपर से नीचे भरेंगे हम लोग। 1 नंबर में भरना है बर्फ की नदी। बर्फ की नदी को क्या कहते हैं? अब ऊपर से नीचे में 1 नंबर में देखिए तो ये बन गया हिम नदी। बर्फ की नदी हिम नदी। अब 2 नंबर देखिए अपर्दन के दूत। अपर्दन का दूत कौन सा है 2 नंबर में? तो ये आपको दिख रहा है। 2 नंबर को ध्यान से देखिए ऊपर से नीचे में, तो ये भी है नदी। अब तीसरा है अपर्दित पदार्थ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। ये 3 नंबर में ऊपर से नीचे भरना है। क्या कहलाता है? अपर्दित पदार्थ को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना 3 नंबर में ऊपर से नीचे देखिए परिवहन कहलाता है। अब चौथा है निर्माण की एक प्रक्रिया। तो चौथा में देखें निर्माण की एक प्रक्रिया क्या है? अपर्दन से स्थलाकृति का निर्माण होता है। तो ये चौथा नंबर अपर्दन की एक प्रक्रिया है। तो ये था बच्चों वर्ग पहेली। तो वर्ग पहेली आप भी बनाइएगा और इस अध्याय को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। लिखने का अभ्यास जारी रखिएगा बच्चों। खेलिएगा, ये वर्ग पहेली भी एक खेल है। तो खेलिएगा और खुश रहिएगा। धन्यवाद।